हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में। और ये 8वीं क्लास है। इससे पहले आप सभी लोग 7 क्लासें देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखेगा। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे छोटा अंक क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, सही। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों बताई थी। तो सबसे छोटी की बात करें तो आप क्या करना है, एक के पीछे जीरो लगाना है, समझे। तो अब एक तो हो गया, अब इसके पीछे कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो, क्योंकि 3 अंक की संख्या कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। यदि आपसे कहे कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूछी जाए और 3 अंकों की ही पूछे तो आपको क्या बनाना होगा, 9 9 9, समझे। तो ये 3 बार 9 बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी। इसी तरह अगर आपसे पूछी जाए 4 अंकों की तो एक 9 और बढ़ा दो, 5 अंकों की एक और बढ़ा दीजिएगा, समझे ना। अब अगर 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी जाए तो एक 0 और बढ़ा दीजिएगा। देखिए, काफ़ी बच्चे तो ये सोचते होंगे कि ये एक एक लाइन के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि पीछे वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये एग्ज़ाम में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बता दें कि जो आपका डीएलएड मैथ का पेपर होता है वो 25 नंबर का पेपर होता है, सही। टोटल जो मार्किंग होती है इसकी 25 नंबर होती है। अब 25 में से 5 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो जाता है आपका विकल्पीय होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सही। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपके 7 क्वेश्चन जो होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, क्लियर नहीं। और ये जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो भी 1 नंबर का होता है और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है, समझे ना। तो 5 क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर के ये हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन होते हैं तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन होते हैं तो ये 14 नंबर के हो जाएंगे। आप लोग टोटल कर लीजिएगा, टोटल 25 नंबर का होता है, समझा। तो ये जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो 6 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, जिनका आंसर 1-2 लाइन में देना होता है, समझा है। और जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो अभी आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, समझे। आपका एक टॉपिक छूटा है वस्तुनिष्ठ, समझे। उसको हम लोग लास्ट में करेंगे जब लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, समझे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, समझे। तो इसलिए एक एक लाइन के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल कह रहा है 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है आपका लासा गुणे मासा, सही। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लासा गुणे मासा हो जाता है, समझे ना। तो देखो, अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि उनका गुणनफल कितना दिया, 6400, और मासा कितना कह रहा है। देखो, मासा कह रहा है आपका 16 और यहाँ पे जो गुणनफल कह रहा है, सही, गुणनफल कितना दिया गया आपका 6400 दिया गया। तो आप लोग समझिएगा उनका गुणनफल का मतलब हो गया जो 2 संख्याएं दी गई थी उनका गुणनफल कितना है, 6400 है, सही। और यहाँ पे फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सही। ये क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, 6400 रख देंगे, क्लियर कि नहीं। क्योंकि ये जो 6400 है उन दोनों संख्याओं क्या है, गुणनफल है। यदि आपको अलग अलग संख्याएं दे दी जाए तो यहाँ पे पहली संख्या रख दो, यहाँ पर दूसरी संख्या रख दो, यहाँ पे मासा रख दो, सही है। अलग अलग नहीं दी गई, दोनों का गुणा करके आपको दे दिया है तो यहाँ पे गुणनफल लिख दो, क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हमें पूछा गया लासा, तो लासा इनटू मासा दिया गया आपका 16, समझे। तो लासा निकालना है तो ये आएगा इसमें बट्टे में, तो लासा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6400
बट्टे 16। अब 16 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 400 हो जाएगा। तो लासा इक्वल टू हो जाएगा आपका 400। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है लासा। तो देखिए हम लोग लासा सबसे पहले आप देखते निकाल के, जैसे लिखा है 2 4 6 से 2 4 6 इन तीनों संख्याओं का आप लोग लासा निकालो। अब तीनों संख्याओं के यदि हम लोग लासा निकालेंगे तो तीनों संख्याओं का लासा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आया, 12 आया। अब आप लोग चेक कीजिएगा, देखो 2 से भाग जा रहा है 12 में, 2 से चला जाएगा, 4 से चेक करो 4 से भी चला जाएगा, 6 से चेक करो 6 से भी चला जाएगा। देखिए एक उदाहरण लेके हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया लासा किससे कहते हैं, लासा की हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, समझा है। तो हम लोग ले रहे हैं 3 संख्या, 3 संख्याओं को मैंने लासा निकाला और तीनों से हमने चेक किया, तीनों का इसमें भाग जा रहा है, समझे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी उसको देखते हैं हम लोग। देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है कि जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए लासा लेते हैं तो जो लासा आता है, लासा एक ऐसी संख्या होती है जो उन संख्याओं से क्या होती है, विभाज्य होती है, सीधी सी बात है, समझा ना। किसी भी संख्या का लासा निकालो, जैसे हम लोग 5 और यहाँ पे 10 का निकालो, तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 10 एलसीएम हो जाएगा। अब आप लोग देखो 2 संख्या मैंने ली 5 और 10, और 5 और 10 का एलसीएम कितना आया आपका, 10 आया। तो 10 में देखो 5 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है, समझा ना, दोनों से विभाज्य हो रहा है। तो इसीलिए आपकी डेफिनेशन ये बनी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत लिखा है इसके हम लोग करेंगे संधि विच्छेद, समझे, अलग अलग करेंगे। तो प्रति अलग होगा, शत अलग होगा। अब देखो अलग अलग हम लोग इसके अर्थ देख रहे हैं। प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है एक, प्रति का अर्थ होता है क्या, एक, और शत का अर्थ होता है, शत का अर्थ होता है 100, समझे। शत का मतलब क्या हो जाएगा, 100। प्रति का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, एक, समझे। तो इस तरह से प्रतिशत का अर्थ जो बनेगा, प्रतिशत का अर्थ होता है 100। प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा, 100। तो वही पूछा था प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिशत का अर्थ मतलब हो जाएगा 100। देखिए यदि दूसरे शब्दों में हम लोग देखें इसको तो ये भी लिख सकते हैं, प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है अंश प्रतिशत की संख्या होती है। जैसे आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण जैसे हम लोग 2% लिखते हैं, 2% का मतलब क्या हो जाता है 2/100।
2/100 मतलब नीचे जो हर होता है ना, हर क्या है देखो, सही, जिसका हर कितना होता है 100 होता है, और ऊपर जो अंश होता है वो क्या होता है प्रतिशत की संख्या होती है, समझे ना। नीचे वाला क्या है तो हर है, हर कितना है 100। आप लोग कई सवाल लगाए, जैसे कहीं पे परसेंटेज आ जाता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 15%, तो हम लोग परसेंटेज हटाते तो करते क्या है ये बताओ। आपका जैसे 15% लिखा है, तो इसको अगर परसेंटेज हटाने तो हम लोग क्या करेंगे 15/100, सही, यही तो लिखते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, हर हो गया, सही, ये क्या है अंश है, समझे ना। अंश क्या होता है आपका भाई, प्रतिशत की संख्या होती है, ध्यान रखो। अंश क्या होता है प्रतिशत की संख्या होती है, और हर क्या होता है 100 होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो वही लिखा है कि प्रतिशत उस भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है, और अंश क्या होता है प्रतिशत की संख्या होती है, सही है। जितना भी प्रतिशत होगा उसकी संख्या क्या हो जाएगी, अंश हो जाएगी। तो ये 15/100 है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिशत बोलेंगे, क्लियर रखने। कहीं पे भी जैसे लिखा होता है 15%, उसको हम लोग क्या लिखते हैं 15/100। बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने लगाया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर लिखिएगा। तो ऐसे लिख रहे हैं, देखो किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, समझाए। तो देखिए जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, तो वह है चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे आपका ठीक है वर्ग पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। और देखो यहाँ पे जब एंगल देखेंगे तो सभी एंगल, जैसे ये कोण देखेंगे, ये कोण कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री, ऐसे ये वाला भी कोण कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो इसके चारों कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और चारों भुजाएँ आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, समझे। तो याद रखना किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएँ आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं वर्ग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो हम लोगों से भिन्न की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है जब किसी राशि को बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे तो देखिए भिन्न किसे कहते हैं कि जब किसी राशि को बराबर हिस्सों में, ठीक है बराबर लिखना चाहो 2 बार लिख सकते हो, बराबर हिस्सों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्किल किया, इसको 2 भागों में बांटा है, ठीक है। अब 2 भागों में बांटा है तो दो बराबर भागों में बांट दिया, इसमें से हमें ये आधा भाग लेना है, सही। तो इसको हम लोग देखो क्या बोलेंगे 1/2 बोल देंगे। जैसे आधा भाग लेना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एक सर्किल है, इसको मैंने 4 भागों में बांटा, सही। कितने भागों में बांटा 4 भागों में बांटा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे एक भाग को लेंगे, तो इसका बोला जाता है, देखो कितने हिस्से हो गए, ये 1 भाग लेना है इसका, तो 1 भाग लेना है तो क्या बनेगा आपका 1, और टोटल कितने भाग थे 4 भाग थे, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/4, क्लियर नहीं। ऐसे ही जैसे आपकी कोई संख्या लेने, ऐसे करके लिया मैंने कोई वर्ग वगैरह लिया और इसके मैंने डिवाइड किया
ऐसे करके अब इसमें कितने भाग बने, 1 2 3 4 5, 5 भाग बन गए। इसमें से यदि हम लोग कोई एक भाग लेंगे तो इसकी भिन्न बनेगी 1/5। क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने भाग किए, इसके 5 भाग किए, तो 5 में से हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं ना, तो 1/5 हो जाएगा, समझे ना। अगर हम लोग इसमें 2 लेंगे, जैसे यहाँ पे एक और देख लो, जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 भाग किए इसमें भी, तो इसमें से यदि हम लोग 2 भाग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और टोटल कितने भाग थे, 5 भाग थे, तो 2/5, समझे ना। तो इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो वही डेफिनेशन लिखिए कि जब किसी राशि को बराबर हिस्सों में बांटा जाए, सही, बराबर हिस्सों में क्या किया जाए, बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिशत किसे कहते हैं, तो प्रतिशत की डेफिनेशन पूछी गई है। प्रतिशत, तो इसको लिखना है 100 के आधार पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। 100 के आधार पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे लिखना है जब किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसमें 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ प्रतिशत, और क्वेश्चन ये चिन्ह बना लेना है, प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है आपका 3.5, ठीक है, क्या लिखा है 3.5। आपसे पूछा गया इसको परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3.5 में 100 का गुणा करें, 1 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और 1 0 आ जाएगा लास्ट में, समझे ना। अब वही चीज़ लिखा है कि जब किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं और गुणनफल के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, समझे ना। हमने क्या किया, 3.5 था, उसको परसेंटेज में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई किया, समझे, तो 350 आया। तो अब इसके साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, परसेंटेज, तो ये बन जाएगा 350%। ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिएगा। देखिए अपरमेय की बात कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे समझेंगे, परमेय और अपरमेय, दो चीज़ें होती हैं, परमेय और अपरमेय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमेय संख्याएं। तो यहाँ पे लिखना है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, मतलब डेफिनेशन क्या लिखी है कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में, यहाँ पे Q बना है, P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई सी भी संख्या हो, जैसे 5 लिखा है, सही, तो 5/1 लिख सकते हैं, समझे ना। जैसे कहीं पे 7 लिखा है तो इसको 7/1 लिख सकते हैं। जैसे 5/3 हो गया, जैसे 8/3 हो गया, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में जिनको हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्याएं बोल देते हैं, समझे। जैसे कहीं पे लिखा है, जैसे √16 लिखा है, 16 का तो आप लोगों को पता होगा, 16 का क्या हो जाएगा, 4 बार आ जाएगा। जैसे √9 लिखा है
सही, जैसे कहीं पे -5 लिखा है, -7 लिखा है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या बोली जाती हैं, आपकी परमेय संख्याएं बोली जाती हैं। समझे। कहीं पे भी जैसे आपका 3.5 लिखा है, 3.5 लिखा होगा तो देखो इसका हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं। 3.5 को यदि आप लोग हल करना चाहो तो हल कर लेंगे। कैसे हल करना है, 35 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 0। बता चुका हूँ अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है, 0 बढ़ाना है। तो आप इसको हल करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये बन जाएगा आपका 7 बटे 2। समझे। तो देखो ये देखो P बटे Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। समझे ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपरमेय संख्याएं, तो इसकी अपरमेय की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखो सेम डेफिनेशन यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रदर्शित किया जा सकता है, उसमें लिखना है प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। समझे। तो यहाँ पे लिखना है जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। समझा। देखो जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर नहीं। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, अपरमेय संख्या मतलब क्या हो जाएगा, कहीं पे भी जैसे लिखा हो आपका 3.5 जैसे लिखा हो, रिपीट और डॉट डॉट लगाओ। सही, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ये क्या बोली जाएगी, आपकी अपरमेय संख्या बोली जाएगी। समझा ना। क्योंकि ये क्या होगा कि इसका पॉइंट हम लोग खत्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 5 2 बार लिखे और ये डॉट डॉट लगे। इसका मतलब ये बताओ ये संख्या कितने अंक तक जा रही है, कोई पता है? तो इसका दशमलव आप लोग कैसे हटाओगे, हटा ही नहीं सकते ना। जैसे कहीं पे लिखा हो √5 लिखा हो, जैसे √3 लिखा हो, जैसे 7 लिखा हो, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरमेय संख्या हैं। सही, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो पूरी बाहर नहीं आएंगी। समझे ना। और आएंगी तो वो लगातार ऐसे पीछे संख्याएं जैसे लगातार चलती रहेंगी क्रम से। जैसे हम लोग यदि 10 में 3 का भाग करें तो ये 3.333333 ऐसे ही आता रहता है। तो कहीं पे यदि ऐसे लिखा हो 3.33 और डॉट डॉट लगाओ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। समझे ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दशमलव लगातार ये डैश लगाना पीछे तो पता नहीं कहाँ तक जाए, तो इसके अंक नहीं पता है, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे P बटे Q के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सो P बटे Q के रूप में हम लोग किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 7.54 है ना। समझे ना। तो इसको हमें लिखना है P बटे Q के रूप में, तो आप लोग क्या करोगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग क्या करोगे, 2 0 बढ़ा दोगे। समझे, 100 कर दोगे, तो ये बन गया ना P बटे Q। बताओ भाई, लिख गया ना P बटे Q। समझे। अब इसको आप लोग कैसे P बटे Q बनाओगे, तो आप काउंट कर लो कितने अंक बाद दशमलव लगाए। समझ आया ना। इसीलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, सही, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं। और जिनको P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समप्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखो सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ध्यान रखो, सम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि जो संख्या 2 से विभक्त हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोल देंगे। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। सही, बहुत सारी हो जाएंगी जो 2 से विभक्त होंगी। ठीक है, जो संख्या 2 से विभक्त होंगी, 2 से मतलब पूरी कटेंगी, पूर्णतः विभक्त होंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। इसी तरह यदि आप लोग चाहो तो विषम संख्याओं की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जो संख्या
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम विषम की सेम डेफिनेशन है, कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। जो संख्या 2 से विभक्त हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम। जो संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, विषम। जैसे करके आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपको हो जाए 3, 5, 7, 9 ... ये था DLED फर्स्ट सेमेस्टर का 8वां क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देखते हैं। तो उन लोगों से भी कहना है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।